Okay, thank you, Rajesh sir, and our camp team. Okay, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसलिए मैं खुद भी उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हमारे अंदर खुद भी ये डाउट आ रहा था कि क्या। ओके, सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, अभी इमिडिएटली शुरू कर देता हूँ। टॉपिक क्या है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन में मैं ये बताऊंगा कि आपने सुना होगा ना, ऑक्सीडेशन होता है अलग अलग टाइम में। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है, सबको पता होगा। पोल्यूशन या आज के जो हमारे खाने पीने का, इवन वायरस, स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न डिस्टरबेंस, इस तरह के बहुत सारी चीजों से हमें ऑक्सीडेशन, हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और उसके वजह से आजकल के मैक्सिमम जो 90% जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है उसी की से। लेकिन इसका चांसेस कहाँ से शुरू करते हैं करके रिसेंटली मैंने स्टडी किया, तो मुझे सोचा कि ये आपके लिए भी बहुत ही फायदा होगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द स्लाइड। स्लाइड दिख रहा है ना? राइट, यस। सो ये कुछ डिफरेंट है। कैरामलाइजेशन, आपने सुना होगा ये वर्ड। कैरामलाइजेशन क्या है? जब हम शुगर को गर्म करते हैं, ठीक है, मैं अभी पूरा का पूरा कुकिंग की ओर जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन मैंने बताया, बट ऑक्सीडेशन अभी नहीं, अभी उससे पहले जो हो रहा है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। कैरामलाइजेशन क्या है? जब हम शुगर को गर्म करते हैं, चीनी को, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को हम जब हम गर्म करते हैं उस टाइम में, आपने देखा होगा वो धीरे धीरे करके उसका कलर चेंज होता है। हमने भी बहुत बार किया है इसको। कब? जब हम एनर्जी ड्रिंक का लॉन्च कर रहे थे, एनर्जी ड्रिंक को कंपेयर करने के लिए हम उसको कोका कोला वगैरह को गर्म करके दिखाते थे। बट अदरवाइज भी कुकिंग में ये बहुत अच्छे से यूज होता है, जहाँ पे थोड़ा सा हमें कलर चेंज चाहिए, जैसे खीर बनाया या इस तरह से, राइट? तो ये जो कैरामलाइजेशन है, इसमें ये किसके साथ होता है? सिर्फ चीनी के साथ होता है क्या? नहीं, हमारे साथ में कार्बोहाइड्रेट कोई भी है, सभी कार्बोहाइड्रेट में ये होगा। चाहे सुक्रोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, या फिर लैक्टोज हो, या फ्रक्टोज हो, किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे उसका कलर चेंज होगा, राइट? कार्बोहाइड्रेट को आप गर्म करने से कलर चेंज होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसका टेम्परेचर अलग अलग है। यदि आप लैक्टोज को गर्म करेंगे तो उसको, उसके लिए अराउंड 210 डिग्री सेल्सियस चाहिए। एंड यदि आप सुक्रोज को गर्म करेंगे, उसका कलर चेंज होने के लिए सिर्फ 160 चाहिए। लेकिन फ्रक्टोज को गर्म करेंगे तो वो 110 में गर्म होगा, कलर चेंज होगा। इसी वजह से जब आप फ्रूट्स को गर्म करते हैं वो बहुत जल्दी कलर चेंज होता है। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे हमें क्या मतलब? ये जो है ना, जब आप गर्म करते हैं तो उसके साथ साथ में उसका एक स्मेल भी आपने देखा होगा कि अलग अलग स्मेल भी आता है, राइट? स्मेल का रीजन सिर्फ ग्लूकोज नहीं है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसके साथ साथ में प्रोटीन भी जब आते हैं तो स्मेल का भी आता है। इसमें भी सिर्फ खाली आप चीनी को गर्म करेंगे तब भी स्मेल आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग तरीके के बन जाते हैं, राइट? उसमें जो सुक्रोस एंड फ्रक्टोस है, तो ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस, सुक्रोस मतलब जो टेबल शुगर है, उसमें भी दो तरह के शुगर होते हैं। एक नॉर्मल शुगर या सुक्रोस होता है, और दूसरा फ्रक्टोस होता है। इस तरह से उसके साथ में यदि आपने थोड़ा सा भी दूध डाला या कुछ और एक्स्ट्रा डाला, तो उसका स्मेल बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, राइट? अब ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि लैक्टोज का कुछ टेम्परेचर अलग होता है, फ्रक्टोज का कुछ टेम्परेचर अलग होता है। ये जो चीज है आप लास्ट तक याद रखना, ठीक है? सेकंड जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं पहला कैरमलाइजेशन। सेकंड जो कुकिंग में आता है वो है माइलार्ड रिएक्शन। माइलार्ड रिएक्शन क्या है? जब आप, जैसे आपने देखा होगा ना, चिकन वगैरह गरम करते हैं, या पनीर टिक्का, पनीर का जो ब्लॉक्स है उसको गरम करते हैं, तो उस टाइम में अलग अलग स्मेल आता है, ठीक है?
वो स्मेल आने का वजह क्या है? उधर शुगर तो कार्बोहाइड्रेट तो गर्म होता ही है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन भी गर्म होते हैं। और ये तीनों का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस हीट, ये तीनों का जब रिएक्शन होता है उस टाइम में उसमें कलर चेंज होता है, उसका अरोमा चेंज होता है, अरोमा मतलब स्मेल चेंज होता है, और टेस्ट में चेंजेस आता है। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन हमारे नाक या हमारे इवन आईज में पड़ता है, तो हमें एक पैलेबिलिटी, वो हमें टेस्ट ज्यादा लगता है, या फिर हमें लगता है कि हाँ ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, राइट? तो ये जो माइलार्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन के बाद जो भी उत्पन्न पैदा होता है उसमें अलग अलग स्मेल क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता है। जैसे एस्टर, माल्टोल, माल्टोल वगैरह आपने भी सुना होगा, ठीक है? एस्टरिफाइड, वो उस तरह के जो प्रोसेस है वो उसमें होते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी चीज में बटर का स्मेल आता है, लेकिन उसमें बटर है ही नहीं। कहीं कहीं पे रोटी जलने का स्मेल आता है, लेकिन रोटी है ही नहीं। लेकिन रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पे गर्म हुआ, इसकी वजह से, ठीक है? एंड इवन रम का स्मेल आता है जब रम यूज ही नहीं किया हो, राइट? ये भी हमारे लिए जस्ट एक एक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद वाला चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था टेम्परेचर की वजह से, उसमें हमें कुछ फायदे हो रहे थे, कुछ रिस्क हो रहे थे। माइलर्ड रिएक्शन के फायदे क्या क्या है? एक तो माइक्रोब्स तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, बैक्टीरिया डैमेजेस तो आएगा ही नहीं। और उसमें एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, मतलब उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। इवन कुछ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी बनेगा जो हमारे बॉडी में चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि जो हमें नहीं चाहिए उस तरह के कंपाउंड उधर बनना शुरू होते हैं। उसका फायदा सिर्फ इतना ही है कि वो हमें अरोमा, वो जो स्मेल देता है, या फिर कलर देते हैं, या फिर टेस्ट देते हैं। सिर्फ इसके लिए हमने वो जो हाई रिस्क ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने का रिस्क हमने ले लिया। और इसमें थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। अभी तक तो ऑक्सीडेशन आपने पहले सीखा है, जैसे आयरन में ऑक्सीडेशन होते हैं तो वो जंग बनता है ना, कील में जंग बनता है। लेकिन खाने में भी इस तरह का थर्मल ऑक्सीडेशन होता है। और ये थर्मल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनते हैं, उस चीज को बोलते हैं एजस, ठीक है? ये जो एजस जब बनता है, एजस मतलब एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन इतना आप समझिए कि ये जो एजस बनने का रीजन क्या है, ग्लाइकेशन। माइलार्ड रिएक्शन का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के बाद में जो बनता है उसको, वो प्रोसेस को जो बोलते हैं ग्लाइकेशन। दो तरह के चीजें हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं इसको। ग्लाइकोसिलेशन मतलब इसमें कंट्रोल्ड ग्लाइकेशन होता है। ग्लाइकेशन अगेन मैं एक बार फिर बताता हूँ, सेम लाइक माइलार्ड रिएक्शन है। प्रोटीन, शुगर, हीट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब बाहर होगा तो वो माइलार्ड हो गया, जब बॉडी के अंदर हो गया तो वो ग्लाइकेशन हो गया। बहुत ही सिंपल, ठीक है? क्योंकि बॉडी में खाना जब पचता है तो वो पचना नहीं बोलता है ना, उधर भी सेम रिएक्शन होता है, उधर भी हीट प्रोड्यूस होते हैं। इवन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें सब में शुगर, प्रोटीन एज वेल एज हीट होता है। जब ये तीनों चीजें हमारे बॉडी के अंदर जब शुरू होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। एंड ग्लाइकेशन इज द मेन रीजन फॉर स्किन एजिंग। कुछ लोग बहुत जल्दी जब बूढ़ा होते हैं तो आप उनका खाने का पैटर्न पूछ लीजिए, बिल्कुल वो उसका खाने का शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से सिर्फ मोटापा नहीं आता, साथ साथ में एजिंग, स्किन में जो रिंकल्स वगैरह आता है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? एंड ये जो शुगर करता क्या है इधर, जब शुगर प्रोटीन के साथ में, हाँ, एक सेकंड, मैं इधर एक चीज बताना भूल गया। जो ग्लाइकोसिलेशन जो है, ग्लाइकोसिलेशन जो चीज है वो है कंट्रोल्ड ग्लाइकेशन।
मतलब उधर एक एंजाइम का प्रेजेंस होगा और वो एंजाइम का प्रेजेंस में हमारी बॉडी में शुगर एंड प्रोटीन का रिएक्शन होगा, जिसमें से हमें जो चाहिए वो बनेगा। जैसे हमारे प्रोटीन से हमारे बोन बनते हैं, स्किन बनते हैं, या नर्वस सिस्टम बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। ये सब एंजाइम्स के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तब बनता है। जब एंजाइम्स उधर नहीं है तो उस टाइम में प्रोटीन का जो शेप है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हमारे बॉडी में कोलाजन एलास्टिन दो तरह के कोशिकाएं हैं। ये दोनों की वजह से हमारा जो एलास्टिसिटी है, जैसे एलास्टिन जो है एलास्टिसिटी में बहुत मदद करते हैं, कोलाजन स्ट्रेंथ में। इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये जो एलास्टिन का जो यहाँ कैपेबिलिटी है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद में क्या बनते हैं? उधर ब्रिटिल होता है स्किन, या इवन जो सेल्स है वो ब्रिटिल होता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि फेस में रिंकल क्यों आता है। जब ब्रिटिल होता है तो स्किन क्या करेगा? पहले स्किन जैसे हम खींच रहे थे वापस जाता था, लेकिन अभी जो खींचेंगे वो उस तरह से नहीं आएगा, नहीं जाएगा। उधर इलास्टिसिटी खत्म हो गया। ठीक है। अभी इस इलास्टिसिटी खत्म होने का मेन रीजन जो है वो है एजेस, एडवांस्ड ग्लाइकेशन इन द प्रोडक्ट्स। ओके। इसमें कैसे हैं थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। जब हमारा शुगर मॉलिक्यूल कोलेजन के साथ में बाइंड होता है तो उस टाइम में उसके स्ट्रक्चर को वो थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। हम बोलते हैं कि इंसुलिन एक चाबी है। आपने सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं कि इंसुलिन हमारे बॉडी में एक चाबी है जो हमारे सेल के अंदर शुगर को ले जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे बॉडी में सिर्फ इंसुलिन नहीं, हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एक चाबी है। मतलब इसको बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर बेस्ड मैकेनिज्म बोलते हैं। प्रोटीन को कैसे पता कि इधर इस जगह में ये काम करना है और उस जगह में वो काम करना है? आंखें देखने के लिए है, नाक वो जो स्मेल पता करने के लिए, ये कैसे पता चलेगा? ये अलग अलग प्रोटीन की स्ट्रक्चर की वजह से है। अब आपको समझ में आया होगा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ये जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट एजस जो है उसके साथ में जब बाइंड होते हैं कोलाजन के साथ में, उस टाइम में होता क्या है? उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। मतलब चाबी पहले अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अभी उस चाबी के ऊपर दो हैमरिंग दे दिया तो थोड़ा सा उसका शेप डी शेप हो गया। जब शेप चेंज हो गया उस टाइम में वो जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा। राइट। जो स्किन में इलास्टिन का काम होना चाहिए कि उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज जो इलास्टिसिटी उसको मेंटेन करना, बट नहीं करेगा। स्किन के अलावा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है? ऑलमोस्ट हर जगह में। हमारे बॉडी में जहां जहां पे प्रोटीन का पर्पस है हर जगह में। जैसे नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। हॉर्मोन्स, हार्मोन का फंक्शनिंग सही नहीं होगा। आपने सुना होगा इंसुलिन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, इंसुलिन है लेकिन उसका स्ट्रक्चर स्लाइटली चेंज हो गया। लेप्टिन रेसिस्टेंस, हमारे अंदर जो सैचुरेशन हार्मोन है, लेप्टिन रेसिस्टेंस, ग्लूकागोन रेसिस्टेंस, अलग अलग चीजें इस वजह से भी होते हैं। ओके। अब इसका बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक स्लाइड बनाया था एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और उसके वजह से क्या होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ऑक्सीजन जो है अभी एजस तो बनता है, मतलब जो हीट की वजह से एजस बनता है। एजस के साथ साथ में जो ऑक्सीजन का स्पीशीज जो है, ऑक्सीडेशन जो क्रिएट करने वाला, मतलब ओ नेगेटिव जो बोलते हैं ना उसको अलग से बनाए रखेंगे तो वो रिएक्टिव बन जाता है। वो आर ओ एस को भी क्रिएट कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्बिनेशन। यदि सही से काम कर रहा है विथ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और बॉडी को पता है कि कहाँ पे इसको बंद करना है। लेकिन इसको अनकंट्रोल्ड वे में लेके जाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। अनकंट्रोल क्यों हो गया? क्योंकि इस जगह में अभी एंजाइम नहीं है। ठीक है। जो ग्लाइकेशन मैंने बताया, ग्लाइकेशन में कोई एंजाइम का प्रेजेंस नहीं है,
लेकिन ग्लाइकोसिलेशन में एंजाइम का प्रेजेंस है। ग्लाइकोसिलेशन बॉडी कंट्रोल्ड वे में अच्छे से करते हैं। ओके, ये जो वर्ड मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझ गया तो हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट सभी जो फंक्शनिंग है आपको समझ में आएगा कि ये सब इस वजह से होता है और ये इस वजह से होता है। ठीक है, अभी आप देखिए, एजेस या एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे खतरा करेगा। ब्रेन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब किसी किसी को आपने सुना होगा कि उसका गट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गट सिस्टम खराब है, तो पहले उसको गट रीसेट प्रोग्राम में 10 डेज के लिए हम डालते हैं जब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा है। अभी अभी पैरेलली एक और सेशन चल रहा है जो हमारे नए प्रोडक्ट के ऊपर है, अभी निशी मैम ने जो सेशन दिया था। जस्ट आप सोचिए ये क्यों इतना जरूरी हो गया। लीवर डैमेजिंग, किडनी डैमेजिंग, एडिपोस टिश्यू या फैट सेल में डैमेजेस, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, वास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम, ये बेसिकली जो कोलाजन का पर्पस है ना, वहां पे है जहां पे जो स्किन का, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी वेसल, ब्लड वेसल बोलते हैं ना, वेसल के अंदर में और बाहर में, क्योंकि वही जगह में वो कोलाजन अच्छे से रहना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्योंकि वो पल्सेस है ना, हमारे हार्ट बीट कैसे होता है, पल्स होते हैं। जब वो पल्स होता है तो उस टाइम में वो पहले जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको लेके जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, राइट। इस तरह से ये कंटिन्यू होने के लिए उधर इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है। अभी आप सोचिए, आपके ब्लड वेसल में अच्छा सा इलास्टिसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ एजेस या बिकॉज ऑफ हमारे ग्लाइकेशन, उस टाइम में होता क्या है, हमारे ब्लड वेसल में स्लाइटली टियर आएगा, कट जाएगा, तो उसको फिर रिपेयर करना जरूरी है। आपने सुना होगा कि ब्लॉक क्यों होता है, रिपेयर करने के लिए इमीडिएटली उधर इम्यून सिस्टम पहुंच जाता है, इम्यून सिस्टम उधर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग पैदा कर देता है। इस स्वेलिंग से बचने के लिए हमारी बॉडी उधर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल या फिर उसको रिपेयर करने के लिए जो जो आइटम्स चाहिए वो डाल देते हैं, इंक्लूडिंग इवन कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ब्लड के थ्रू होना जरूरी है, राइट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो उस टाइम में वो जो स्लाइट टीयर था, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट टीयर था, उसको अभी कवर अप कर दिया, लेकिन उधर क्या क्रिएट कर दिया है, वो किया है थोड़ा सा स्वेलिंग। अभी इसकी वजह से वो हमें उधर स्टेंट लगाना पड़ेगा या फिर इवन बाईपास वगैरह में जाना हो। वास्कुलर सिस्टम, पैनक्रियास, पैनक्रियास में इंसुलिन का जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये सब सिस्टम में इजली ये रिएक्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एजिंग, राइट। हमारा जो कोलाजन है, यदि कोलाजन अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली हमें पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं जो पुराने जमाने में लोग इवन 50 60, आदिवासी लोग जिनको जिन्हें आप यदि परिचय में है, तो आप देखिए यदि 60 70 है तब भी वो एज्ड नहीं दिखते, राइट। इसका रीजन वही है। अभी होता क्या है, इसको थोड़ा मैं और अच्छे से पिक्चराइजेशन इधर किया, नॉर्मल प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर है, ये सेल का रिसेप्टर या लॉक बन के रखा है, ठीक है। सेल मतलब इवन आप स्किन का सेल ले लो, सिंपल। लेकिन यदि उधर शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा काम करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, एजेस से वो डैमेज हो जाता है। एंड डैमेज होने का रीजन जो है अगेन प्रोटीन ही है, जो प्रोटीन एजेस की वजह से बना है, राइट। तो ये जो की है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज होते हैं प्रोटीन क्या चेंज करते हैं, स्पेशली उसका फंक्शन चेंज करते हैं एंड लुक भी चेंज करते हैं। लुक चेंज होता है स्किन में, फंक्शन चेंज होता है अंदर में, ओके। इवन स्किन में भी कुछ कुछ लोगों को सोरियासिस वगैरह प्रॉब्लम्स जो होता है ये इसमें है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी कभी एक 160 डिग्री सेल्सियस में ग्लूकोज का बर्निंग होता है तो फ्रक्टोज का बर्निंग कम टेम्परेचर में होता है। इसका रीजन क्या है, ये जो सिमेट्री है उसकी वजह से है।
ग्लूकोज में कार्बन मॉलिक्यूल जो है 4 and 2 है, जबकि फ्रक्टोज में 3 and 3 है। इसका जो कार्बन मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। इसकी वजह से क्या है, फ्रक्टोज इजिली डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड जल्दी उसका जो पैटर्न है चेंज हो जाता है। ठीक है, गर्म जब होता है तो इमिडिएटली चेंज होता है। अभी ग्लूकोज के साथ में आपने सुना होगा HbA1c। HbA1c क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब वो जो हीमोग्लोबिन के अंदर में ग्लाइकेशन या जो शुगर का असर पड़ता है तो उसके बाद में वो क्रिएट होते हैं। उसका लेवल हमने सुना है कि ओके 5.7 से कम है तो थोड़ा अच्छा है। यदि आप 7 से ऊपर है तो आप डायबिटिक है। डायबिटिक क्यों है, क्योंकि आपके अंदर शुगर लेवल ज्यादा है। प्रोटीन तो है, HB तो है, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी है, लेकिन ग्लाइकेशन पहले नहीं हुआ था। राइट। अभी उसका जो पिक्चराइजेशन नीचे लिखा है मैं इधर, प्रोटीन मॉलिक्यूल से शुगर मॉलिक्यूल से इसके साथ में ग्लाइकेटेड प्रोटीन जब होता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। राइट। अभी यही चीज आपके स्किन में कैसे चेंज करते हैं। हेल्थी कोलाजन आपके यूथफुल स्किन में, आपके स्किन जब छोटा था तो उस टाइम में वो एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन में था, सिमेट्री में था। लेकिन जब आप टॉक्सिक शुगर्स या उसके साथ में हीट जब होता है तो उस टाइम में उसका जो असर है वो चेंज हो गया, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अभी इसी में आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, मैंने सब कुछ इधर मिक्सअप कर दिया। माइलर रिएक्शन, इवन जो कैरमलाइजेशन का जो है वो, क्योंकि ये जो चीज है बाहर होता है और बाकी जो चीजें हैं ग्लाइकेशन जो है, ग्लाइकोसिलेशन ग्लाइकेशन ये दोनों हमारे अंदर होता है। अब ये हमारे अलग अलग जगह में काम करते हैं। अलग अलग अच्छे चीजें क्या करते हैं, अच्छा चीजें ये है कि वो हमारे बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें चाहिए वो बना देते हैं। कुछ कुछ जगह में इसका एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी है, मतलब कैंसरस सेल को निकालने में भी ये मदद करता है। कुछ कुछ बैक्टीरिया को निकालने में मदद करते हैं। एलर्जी, एंटी एलर्जी रिएक्शंस ऑलरेडी इसमें हो जाता है। लेकिन जितना ये अच्छा करता है उससे ज्यादा ये खराब करता है। राइट। इसी वजह से बोलते हैं कि हम हर जगह में बोलते हैं आपको एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। अभी बैलेंस हम कैसे रख पाएंगे वो हम अभी अगले इसमें देखेंगे। अभी जो हीट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए हम करते हैं ना, उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक चेंज या कैस्केड, मतलब एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, दूसरे से तीसरा, इस तरह से कंटिन्यूस एक चीज होता है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ शुगरी आइटम्स को आप गर्म करेंगे वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, उसमें वो कास्केड रिएक्शन का असर है। मतलब उसका फंक्शनैलिटी तो चेंज होगा ही, साथ साथ में वो उसके अंदर रह के हम क्या करते हैं जब क्वीन कुकवेयर का जब हम बताते हैं तो बोलते हैं कि आप 60 to 70% उसको गर्म कीजिए, उसके बाद रख दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। राइट। मतलब वो कास्केड रिएक्शन उसके अंदर में अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और जिसकी वजह से वो बाद में भी कुकिंग होते हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां पे हमने फुल कुक होने के बाद में एक आइटम बंद करके रखा है, उसके अंदर अब क्या हो रहा है, वो रिएक्शन ओवर कुकिंग हम इजिली बोलते हैं। ओके। तो अभी इसमें से बचने का तरीका क्या है, एक्चुअली ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, बहुत डीप में जाएंगे तो अल्शीमर्स, DNA वगैरह में काम करते हैं, जो म्यूटेशन में कन्वर्ट होता है या कैंसरस ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है। इवन कॉर्निया, एजिंग का सिंबल क्या क्या है, दिखना बंद हो जाता है। वो जब मैं नया हेडेक ज्यादा है करके बोल के मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से मिला, वो बोला कि आपका एज क्या हुआ। मैं बोला 45 46 हो गया। अच्छा 46 हो गया, आपको 1.5 का पावर लगेगा अभी। मैं पूछा क्यों, वो बोल रहे हैं नहीं ये स्टैंडर्ड है। मतलब एज के साथ साथ में आंखें भी कमजोर होगा करके सबको मालूम है। राइट। रेटिना का क्वालिटी कम हो जाएगा एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी है। इन्फ्लेमेशन, अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं। हार्ट डिसीज मैंने उसको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, वास्कुलर डिसीजेस कैसे होते हैं करके। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स,
बोलते हैं ना, जब आप थोड़े एज के बाद में आप शादी करते हैं तो बच्चा होने का चांसेस कम है। क्यों? राइट। इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थोड़ा बूढ़ा होने के बाद में और कुछ लोगों को बहुत यंग एज में ही इम्यूनिटी रिलेटेड बहुत इश्यूज होता है। यदि इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज होता है तो आप अपने शुगर को बैलेंस में लेके आइए, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हम यदि तुलसी दें या वसा दें सब कुछ ठीक है, लेकिन शुगर को भी थोड़ा कंट्रोल में लेके आना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एज। ठीक है। अब इसमें करें क्या? एक्सरसाइज इज गुड। क्यों? क्योंकि हमारे शुगर को जल्दी से यूज करने में ये मदद करता है। अलग अलग तरह के एक्सरसाइज हैं, किसी एक को आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 डेज, 4 to 5 डेज आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा है। शुगर आपको लेवल बढ़ के HbA1c बढ़ाने में या फिर डायबिटीज होने में पहुंच जाएगा नहीं, उस लेवल में आपको ये पहुंच जाएगा नहीं। ठीक है। एक स्पेशल गुड न्यूज है वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं ना उनको ये जो एजेस अंदर में, बॉडी के अंदर में ये कम पाया गया है। इसी वजह से वेजिटेरियन फूड अच्छा है करके साइंटिफिकली प्रूवन है। बट उसका रीजन पहले पता नहीं था। बट इससे मैं नॉन वेजिटेरियन के लिए भी ये बोलता हूँ कि ये फूड सोर्स जो अंदर जाके एजेस क्रिएट करेगा करके अभी तक प्रूवन नहीं। ठीक है। हम जो खाने से जो एजेस लेके आते हैं हमारे बॉडी में ले जाते हैं, वो माइलर्ड रिएक्शन के बाद में हमारी बॉडी में वो उस तरह के प्रॉब्लम करेगा करके कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से आप बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है। एंड अदर थिंग इज आपका स्ट्रेस पैटर्न एंड स्लीप पैटर्न को थोड़ा इम्प्रूव करना है। ऑलरेडी ये सब पहले हमने बता चुका है। जो पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ आप देखेंगे तो स्लीप, न्यूट्रिशन, हमारे एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चारों को हमने इंपॉर्टेंस दिया है ना। तो ये चारों में से ये स्ट्रेस लेवल को भी हम इधर बताया है। एंड स्ट्रेस एक्चुअली एक साइकिल है। एजेस की वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से एजेस बढ़ जाते हैं। राइट। स्लीप की वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल चेंज होता है, हार्मोन बैलेंस चेंज होता है। ओके। एंड ये जो पैटर्न है ये खाने का पैटर्न है। इसको बोलते हैं हर्ट हेल्थी डाइट पैटर्न, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट लो ग्रेन्स पैटर्न। हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है। और इवन आप इसमें फ्रक्टोज को कम कर सकते हैं स्पेसिफिकली। फ्रक्टोज मतलब यदि आप यूज कर रहे हैं तो लो शुगर फ्रूट्स यूज करना, हाई शुगर वाले यूज नहीं करना। ओके। एंड इवन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोसेस्ड फूड जो है ना उसको बिल्कुल बंद करना अच्छा है। साथ साथ में यदि हम जो खाने का पैटर्न है ना उसमें एक फास्टिंग मेथड लेके आए हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें शुगर का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाता है। ठीक। एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कुकिंग। हाउ डू यू कुक? आपने माइलार्ड रिएक्शन या इवन कैरामलाइजेशन आपने कभी बंद करके थके हुए बर्तन में आपने कभी देखा है? नहीं। ये जो फ्राई करते हैं वो कैसे करते हैं? ओपन फ्राई करते हैं, मतलब एयर के साथ में उसको फ्राई होने देते हैं। और कुछ कुछ यूटेंसिल्स इस तरह से करते हैं कि आग, खाने में आग चला जाता है। एंड इवन 5 स्टार होटल्स में भी इस तरह से करते हैं। टेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, टेस्ट बढ़ता है। लेकिन इसकी वजह से क्या और बढ़ता है? एजस। राइट। अभी ये जो चीजें हैं हम यदि ढके हुए बर्तन में करें, अभी आपको समझ में आया होगा, मुझे तो अभी समझ में आया कि हमारे क्वीन बंद करके क्यों कुकिंग करते हैं। राइट। एंड लो फ्लेम कुकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑलरेडी हमें ये इतना सारा साइंस पता नहीं था फिर भी हम इसको यूज कर रहे थे। एंड जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हम अलग से ले सकते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन जो हुआ है उसको खत्म करने में मदद करता है।
तो कोई बात नहीं, यदि आप नॉनवेज बहुत ही ज्यादा फ्राई करके भी खाना है तो खा सकते हैं। इसके और एक एक्चुअली इस तरह से फ्राई करने से एक और खराब चीज ये है कि उसका स्मेल एंड उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ज्यादा उसका एक बिटर टेस्ट आता है और एक बर्न स्मेल आता है। ये दोनों हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहीं कहीं पे ये अच्छा चीजें करता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये खराब करता ही है। तो यदि हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे हमारे बॉडी में भी, ये बहुत अच्छा सा फायदा करेगा। ओके। सो ये था एक फास्ट सेशन। आप यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो हैंड रेस कर सकते लाइकेशन का इफेक्ट क्या सर ऑन द गट? ग्लाइकेशन इफेक्ट ऑन द गट, गट हेल्थ। हर चीज में एक्चुअली, जहां पे भी नलियां मतलब जहां पे वेसल टाइप है ना, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा वेसल है। ओके। यदि ग्लाइकेशन हमारे बॉडी में इस तरह से काम करेगा, ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं पे कोलेजन को टीयर करेगा। हमने सुना होगा कि क्या डिसीज बोलते हैं जो क्रॉन्स डिसीज और आईबीएस, ये दोनों चीजें एक्चुअली जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो शुगर मॉलिक्यूल्स अनडाइजेस्टेड है वो हमारे कॉलन में जाते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो उसके बाद में वो शुरू होता है अनएब्सॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी कभी किडनी में प्रॉब्लम करते हैं इस तरह से, है ना। किडनी में भी ये प्रॉब्लम करता है। तो ये जो मतलब शुगर का, शुगर जहां पे भी जाएगा एक्स्ट्रा डोज में एंड वो प्रोटीन के साथ में वो बर्न करेगा, श्योरली उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होना है। एंड पर्टिकुलरली ये वेसल में एंड स्किन में बहुत ज्यादा दिखता है। प्रमोद सर क्लियर हो गया आई थिंक। यस ओके। मैं एक्चुअली इसमें से एक बहुत अच्छा सा मेरे लिए टेक अवे ये था कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का शेप चेंज होता है, और एक्चुअली हमारा बॉडी का फंक्शन जो है प्रोटीन की वजह से होता है, तो उसका शेप चेंज होने से फंक्शन खराब होता है। बहुत ही सिंपल मेरे लिए टेक अवे ये था। हैं। और बहुत बढ़िया। देखिए बहुत लोगों के मतलब प्रमोद सर ने जो पूछा ये और भी लोगों को पूछना था, तो काफी सारी चीजें समझ में आई। राइट, तो एजिंग को रिवर्स कैसे किया जा सकता है वो भी समझ